ओके सो आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। बहुत इजी टॉपिक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, यू विल सी दिस एट मेनी मेनी प्लेसेस। बहुत जगह पे आपने देखा है, आपको पता है, यू नो, बट यू डोंट नो बिकॉज आपको पता नहीं कि इसको इम्पल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोलिजन होता है, so the forces act on the bodies for a very short time. जब एक बैट्समैन ने बॉल को मारा, तो the force was acting on the ball for a very short time because the time of contact between ball and bat was very small. हाँ, उस फोर्स का इफेक्ट होगा, जो भी होगा, बॉल को जहां तक जाना होगा वहां तक जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, then there is a physical quantity which is called as impulse. Same is true जब फुटबॉलर बॉल को किक मारता है, तो the force acts on the body for a very short time. Same is true जब आप पूल गेम खेलते हो, one ball hits another and there are forces acting on each other for a very short time. So such a physical quantity in which force acts on a body for a very short time is called as impulse of a force. तो हम इसको प्रॉपर वे में आज लिखेंगे एंड देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके एसआई यूनिट क्या आएंगे, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ये होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें से भी स्पेसिफिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डज इट टेल यू? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, तब तक बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। मतलब जब तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। So a body will remain at rest if it is already at rest unless an external force is applied to it, external unbalanced force is applied onto it. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स यू कि जब आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हो, तो इन दैट केस मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस। याद होगा अगर आपको, तो आपने डिफाइन भी किया था F इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट? तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्पल्स क्या है एंड राइटिंग का काम बाद में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, स्टेट ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा कब तक? जब तक इस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक। ओके, सो तो जब इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमने लगा दिया, तो what happens is the body is set into motion, but in reality बॉडी मोशन में तो आया ही, बट इन रियलिटी इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो फोर्स, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि फोर्स इज समथिंग जो मोशन जनरेट करता है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस मोशन, बट इन रियलिटी फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम। क्यों? फोर्स लगने से पहले इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, फोर्स लगने के बाद फाइनल वेलोसिटी इज नॉट 0, इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम इज नॉट 0। तो फोर्स ने क्या किया? फोर्स ने मोमेंटम चेंज किया। मतलब फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? चेंज इन मोमेंटम, डीपी। सो दैट इज व्हाई यू शुड एक्चुअली से द बेसिक इफेक्ट ऑफ फोर्स इज टू प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम, and as a result of change in momentum there is displacement and motion. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू dp by dt, therefore dp is equal to f dt। कुछ नहीं, सिर्फ dt को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है ये? चेंज इन मोमेंटम। इसको एक और नाम भी है, दैट इज impulse. So impulse is nothing but change in momentum, or it is also the product of force acting on the object for a very small time. So it is product of force and time.
तो ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें दो केसेस, तो आई होप आपको पता है व्हाट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम, और इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। सो वी यूज अ न्यू लेटर कैपिटल जे टू डिनोट इंपल्स। नाउ यू नो, हमने फोर्सेस भी दो टाइप के देखे हैं, वन इज कांस्टेंट फोर्स, याद है आपको, हमने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स देखा था, उससे पहले हमने कांस्टेंट फोर्स क्या होता है वो देखा था। याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूँ, सिंपल थिंग। एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स लग रहा है F, और ये फोर्स कांस्टेंट है, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग विद डिस्टेंस, ये चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स। तो जब फोर्स कांस्टेंट होता है उस केस में, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इंपल्स एज चेंज इन मोमेंटम, that is equal to F into T directly, if the force acting on the object is constant force and the force acts for a small interval of time, then in that case आप डायरेक्टली लिख सकते हो F into T, राइट? या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, व्हाट इज dp बाय द वे, मैंने अभी बताया था, लिखा भी है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को मैं P2 बोल रहा हूँ, इनिशियल को मैं P1 बोल देता हूँ, या तो P2 मतलब फाइनल है तो PF मतलब फाइनल, P1 या फिर PI मतलब इनिशियल। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट तो सेम था, तो मास सेम होगा, तो mv2 माइनस mv1, सो दैट इज m कॉमन v2 माइनस v1। तो ये भी इंपल्स का ही फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर रहे हो, जब फोर्स एक्टिंग इज कांस्टेंट। देन एज यू रिमेंबर, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। याद है कुछ आपको, हमने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स देखा था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में लिखा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि फोर्स वाज चेंजिंग। जिनको अभी भी याद नहीं है तो आई विल अगेन टेल यू व्हाट वी हैव सीन सो फार। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पॉइंट पे था, लेट अस से P पे, P, और हमको इस ऑब्जेक्ट को P से लेके जाना है Q पे, अगर आपको याद होगा तो। We want to take this object from P to some point Q, P से Q पे लेके जाना है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे, मैंने बताया था आपको, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, ये फोर्स है और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा मतलब फोर्स इज कांस्टेंट, तो इस केस में वर्क डन कैसे निकालते, वर्क डन कैसे निकाला था, एरिया अंडर द कर्व। तो बस ये एरिया फाइंड कर लिया था, हो गया हमारा काम, राइट, गुड। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, उस पे हमेशा सेम फोर्स लग रहा है, राइट, एंड दैट इज दिस केस। अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो आपके पास P पॉइंट पे फोर्स था सम वैल्यू, और Q पॉइंट तक आते आते कुछ और ही वैल्यू है फोर्स की, मतलब हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होगा। तो इस केस में आप वर्क डन कैसे निकालते हो, वापस से एरिया अंडर दिस लाइन, और ये एरिया अंडर दिस लाइन, वन ट्राइंगल एंड वन रेक्टेंगल, सिंपल। अब इसको और कॉम्प्लिकेट किया था हमने लिया था ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस, राइट। फिर इस केस में वर्क डन कैसे फाइंड किया था, इंटीग्रेशन। तो इस केस में आप क्या बोलते हो कि अभी कुछ कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। फिर आप बोलते हो कि जब P से Q पे जा रहे थे तो बीच में एक पॉइंट आया A, फिर हम इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस करेंगे A से B। क्यों, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अगर आप देखोगे तो रफली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो फिर इन दैट केस force acting on the object at A is roughly constant,
तो फिर आप वर्क डन फाइंड करोगे डी डब्ल्यू विच इज एफ डी एक्स। फिर ऐसा आप पूरे के पूरे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हर बार आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे और हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बोलोगे कि फोर्स इज रफली रफली कांस्टेंट, और फिर सारे के सारे एरियाज निकाल लोगे। ये सारे के सारे स्ट्रिप्स है, इन सारे के सारे स्ट्रिप्स का एरिया निकाल के सबको इंटीग्रेट करोगे। दैट इज व्हाट वी हैव डन। ये ऑलरेडी हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूं कि जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। So that is what you need to know कि इंटीग्रेशन कब यूज होगा, when the force is not constant, force is variable. That's all you need to know. तो अब इम्पल्स के केस में भी, इम्पल्स के केस में भी अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली फोर्स इनटू टाइम। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इम्पल्स आप कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन। बट इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो इंटीग्रेशन किस पे, चेंज इन मोमेंटम पे। बट चेंज इन मोमेंटम डीपी क्या है आपके पास, एफ डी टी, तो इंटीग्रेशन एफ डी टी। दैट्स इट, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। ओके, तो क्या हमने क्या सीखा इसमें से, हमने अभी सिर्फ 2-3 चीजें जो ऑलरेडी हमको पता थी, हमने पहले उसको वापस से एक बार रिविजिट किया। फॉर एग्जांपल, हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर रेस्ट पे था ओरिजिनली। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, then the linear momentum of the body changes. Thus the basic effect of the force is to produce change in momentum. This change in momentum is also defined as impulse. It's also known as impulse. So पहले इतना आपको पता होना चाहिए। So let us start by putting this point by point. सबसे पहले according to Newton's first law of motion, Newton's first law of motion, body will remain, the body will remain at rest unless an external unbalanced force acts on it, unbalanced force acts on it. Then according to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा तो इट विल प्रोड्यूस चेंज इन मोमेंटम। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स produces change in momentum of the body then thus what you have learned, force क्या करता है, what is the basic effect of force to produce motion या फिर change in momentum, change in momentum. Thus the basic effect of the force is to produce change in momentum okay, ये जो change in momentum है आप लिख सकते हो, therefore what you know is force equal to dp by dt, and therefore dp change in momentum is f dt. ये आपको मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ से, हमको ऑलरेडी पता है, so we will not go into detail again. This is what you already know. Okay, this change in momentum produced by a force is also known as impulse. This change in momentum produced by a force
produced by a force is known as impulse of a force, right? अब as you can see, change in momentum is force into dt. तो impulse को हम alternatively define भी कर सकते हैं as the product of force and small interval of time for which the force acts. So impulse can also be defined as the product of force acting on the object or body for a small interval of time. Thus, impulse can also be defined as the product of force and small interval of time for which the force acts. Force acts. Good, simple. It is denoted by J. Then, अब इसमें दो केसेस, केस नंबर 1 मैंने क्या बताया था, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो in case if the force acting on the object is constant, if force acting on the body is constant, then impulse can be written as dp. What is dp? p2 minus p1. What is p2? mv2 minus mv1, m common v2 minus v1, or it is equal to f into t directly, क्योंकि where t is the time for which the force acts. सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉर्मल है एकदम. दूसरा केस, वेरिएबल फोर्स. So if the force is variable, मतलब not constant, then you can find out impulse by integrating over dp, and dp is f dt. तो यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि आप बोलोगे यार तो व्हाट इज न्यू, नथिंग इज न्यू. ऑफ कोर्स नथिंग इज न्यू. जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझेगा कि कब इंटीग्रेट करना है, कब नहीं करना है. कब इंटीग्रेट करना है जब फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, और इंटीग्रेट कब नहीं करना है जब फोर्स इज कांस्टेंट. हाँ, तो दैट इज व्हाई व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग हमको बेसिक इंट्रोडक्शन करना पड़ता है. यू हैव टू टेल कि ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला, कांस्टेंट फोर्स होगा तो स्ट्रेट अवे F into T, खत्म. राइट, गुड. देन दिस इज द एंड ऑफ लीनियर मोशन सो फार. अब तक हम लीनियर मोशन की ही बात कर रहे थे. राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 में मोशन इन अ प्लेन में हम लोगों ने इनिशियली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही देखा. फिर लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हम लीनियर मोशन की ही बात कर रहे थे. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू इंट्रोड्यूस रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन आप तो डेली बेसिस पे देखते हो. व्हेन यू कम इनसाइड हियर इन दिस क्लास, you apply a force on this door, right? So what does this force do? It produces rotational effect. तो rotational motion देखने से पहले there are some basic things that you should know. तो rotational motion से related कुछ basic चीजें हैं, पहले वो देखते हैं. Then we will introduce rotational motion. Rotational motion produce कैसे होगा we will see in detail, but first of all you should know what is a rigid body. तो rigid body का क्या मतलब होता है? What is the meaning of rigid body? What do you mean by rigid body? I'm not saying rigid body, Iron Man. This is rigid body in physics. What do you mean by rigid body? नहीं पता? Okay, so do you know किसी भी सॉलिड, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सॉलिड में देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स?
मतलब बराबर सेम डिस्टेंस के बाद वापस से एक मॉलिक्यूल या एटम आएगा। तो इसके अंदर एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। पार्टिकल्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। किसी भी दो पार्टिकल में, दो कॉन्जुगेटिव पार्टिकल में डिस्टेंस इज सेम। ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि रिजिड बॉडी मतलब अ सॉलिड बॉडी, और सॉलिड बॉडी में एटम्स ऑफ द मटेरियल आर पीरियोडिकली अरेंज्ड, दे आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, स्पेसिफिक ऑर्डर है। हर बार सेम डिस्टेंस के बाद एक पार्टिकल और मिलेगा, एक एटम और मिलेगा। अब रिजिड बॉडी मतलब क्या? रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाई, आप इस पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कर दो, हर एक डायरेक्शन से अप्लाई कर दो, लेकिन ये जो पार्टिकल्स है इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। So there is no change of distance of the particles of the body. No matter how large force you're applying, कितना भी ज्यादा फोर्स लगा दो, इन पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं होगा। शेप और साइज चेंज कब होता है? जब डिस्टेंस चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में कभी भी इरेजर यूज करते होंगे, व्हेन यू प्रेस इरेजर फ्रॉम टू साइड व्हाट हैपेंस, इट कंप्रेसेस, मतलब उस केस में पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस हो गया कम। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दिस, ये ऐसा छोटा हो जाता है वो, राइट? सो व्हिच मींस पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स दे आर कमिंग क्लोजर। वो रिजिड हुआ क्या फिर? नो, राइट? और या फिर बाकी की एग्जांपल्स भी है, यू हैव मेनी एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी मतलब इट इज अ सॉलिड, और इसमें if the relative distance between two particles, any two particles of the body does not change under action of any force, any मतलब under action of any magnitude of force, force कितना भी लगा दो, the distance is not changing, such a body is called as rigid body, or hence the shape and size of the rigid body does not change. So this is the first thing that you need to know if you want to learn what is rotational motion. Rotational motion हम start करेंगे, but first of all you should know what is the rigid body. तो define कैसे करोगे इसको? How will you define rigid body? A body, a solid basically. So a body which is solid, in which relative distance between particles of the body, does not change under the action of force of any magnitude. चाहे जितना फोर्स लगा दो, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज होने नहीं वाला। वैसे दिस इज आइडियल बॉडी, प्रैक्टिकली ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिस पे आप जितना फोर्स लगाओ वो चेंज नहीं होगा। इवन आयरन रॉड, उसको 2-3 बार हथौड़े से मारा तो चेंज हो जाता है, राइट? तो दिस इज जस्ट आइडियल केस। गुड। अब तो सबसे पहले यू शुड नो इन दिस केस दैट द पार्टिकल्स डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विल नॉट चेंज। नाउ अगर पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो फिर शेप और साइज भी चेंज नहीं होगा। For such bodies there is no change in the shape and there is no change in the shape and size under the action of any force, okay. So this is what you need to know. पहले तो रिजिड बॉडी क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब रिजिड बॉडी हमने क्यों डिफाइन किया? बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये रिजिड बॉडी, और पता होना चाहिए। Why? Because now let us define axis of rotation
अब एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करते वक्त आपको समझेगा कि हमने बॉडी को रिजिड क्यों लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉडी है जस्ट लाइक दिस डोर। नाउ दिस डोर लेट अस से इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। अब पार्टिकल पार्टिकल में इतना डिस्टेंस नहीं होता है, नहीं तो आप बोलोगे अरे एक पार्टिकल वहां पे फिर गैप है फिर कुछ नहीं। दे आर एक्चुअली वेरी क्लोजली स्पेस्ड, तो दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि देयर आर सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। तो आपके पास एक रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी इट इज बेसिकली हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। ओके, अब अगर मैंने इस बॉडी को रोटेट किया, रोटेट कैसे करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके एक एंड को कहीं तो बांध दो टाइट, देन जैसे दरवाजा है, दरवाजे को आप बिजागरे पे कनेक्ट करके रखते हो, देन यू अप्लाई अ फोर्स, सी व्हाट हैपेंस। जब ये बॉडी रोटेट होगा, व्हेन दिस बॉडी रोटेट्स ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। So when a rigid body rotates, all the particles of the body they move in circles, right? They move in circles. They move in circles. और ये देखो सारे के सारे सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही लाइन पे आएगा, तो वो जो लाइन होगी उसको बोलोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। So when a rigid body rotates, each particle of the rigid body moves in circle, right? All these circles have their center at a common straight line, and this straight line is called as axis of rotation. अगर बॉडी रिजिड नहीं होता तो क्या होता? इमेजिन अगर बॉडी रिजिड नहीं होता तो जब बॉडी रोटेट हो रहा था तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी है, सी I'll take this one, जब बॉडी रोटेट हो रहा था तो क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि दिस पार्टिकल शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इट शुड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब बॉडी रोटेट होगा तो इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये रोटेशन में, ये जो बॉडी है इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, मतलब इट इज रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस। ये बॉडी है आपका, दिस इज दैट बॉडी। रोटेट कैसे हो रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस, तो बोर्ड के बाहर आएगा अंदर जाएगा, राइट? तो ऐसा रोटेशन है। अब इस पे अगर एक भी पॉइंट आप इमेजिन कर लोगे इस पेज पे, तो वो पॉइंट क्या करेगा? इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, जस्ट लाइक द केस ऑफ डोर। डोर पे एक पॉइंट लगा दो और उसको रोटेट करते बैठो, तो यू विल सी व्हेन द डोर रोटेट्स ईच पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। अगर रिजिड नहीं होता तो क्या होता? वो ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं होता, फिर वो क्या होता? It will be a combination of rotation and vibration. तो rigid body नहीं लिया, see what happens, थोड़ा सा अभी से कनेक्ट करो क्योंकि 12th का काम आपका आधा इधर ही हो जाएगा। मेरे पास अगर एक बॉडी है, रेस्ट पे है, वो बॉडी रेस्ट पे है, उस पे मैंने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट? बट फोर्स सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं परफॉर्म करता, फोर्स आल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशन, राइट? तो व्हेन आई अप्लाई अ फोर्स टू अ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस रोटेशन। अब जब रोटेशन की बात होगी तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, इट विल बी डिफरेंट देन द काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में आप काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो? हाफ mv²। यहाँ पे हाफ mv² नहीं आएगा, क्या आएगा? वो 12th का पार्ट है, नॉट नाउ बट इट इज इन 12th। एडिशनली अगर बॉडी रिजिड नहीं होता तो रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी होगा, तो वाइब्रेशन का एनर्जी अलग से लेना पड़ेगा। तो दैट इज वाई पहले ही स्पेसिफाई कर दिया हमने कि बॉडी कौन सा है? रिजिड। ओके, तो रिजिड बॉडी क्यों लेना है? बिकॉज यू वांट टू कंसीडर प्योरली रोटेशनल मोशन, राइट? तो याद रखना, रिजिड बॉडी, जब भी ये वर्ड सुनोगे यू आर प्योरली टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन। नो ट्रांसलेशन, नो वाइब्रेशन, ओनली रोटेशन। तो यहाँ पे हाफ mv² का कोई टर्म दिखेगा नहीं, तो यू नीड टू नो दिस। देन ओके,
तो सबसे पहले हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड with more theory, and today is only theory. So put clip on your eye and keep yourself awake. Well, I don't want to skip this. तो मुझे क्या है, होम असाइनमेंट पढ़ लो, right? So how will you define axis of rotation? When a rigid body rotates, each particle of the body moves along circles, right? Then the centers of all these circles lie along a common straight line, and this straight line is called as axis of rotation. So when a rigid body rotates, all the particles of the body move in circles. All these circles, मैं इसमें से एक सर्कल दिखा देता हूं यहाँ पे. I am not showing many, so I will show only one. So let us show this circle. Okay, so all these circles, centers of all these circles, basically centers of all these circles, the centers of all these circles lie कहाँ lie? On a common straight line, या फिर आप बोल सकते हो lie at a common point भी बोल सकते हो. lie at a common point, सबका सेंटर कहाँ पे है? somewhere over here. फिर ऐसा बोलना पड़ेगा उस केस में a straight line passing through this common point is called as axis of rotation. वो भी चलेगा. It is also okay. So आप ऐसा भी बोल सकते हो, it's perfectly fine. तो आप बोल सकते हो the centers of all these circles lie at a common point. A straight line passing through this point is known as axis of rotation. Okay, all good. So now finally we are ready to talk about cause of rotation. What is cause of rotation? जैसे कि आपको पता है, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो इट स्टार्ट्स मूविंग. तो व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. वैसे ही इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर देन द डोर स्टार्ट्स रोटेटिंग. तो उस केस में जब भी रोटेशन की बात होगी तो कॉज ऑफ रोटेशन इज नॉट फोर्स. कॉज ऑफ रोटेशन इज समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको आप बोलते हो टॉर्क. सुना है क्या ये वर्ड टॉर्क? यस. तो टॉर्क इज द रियल कॉज ऑफ रोटेशन. तो हम टॉर्क की बात करेंगे आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go through some basics. Unfortunately you have to go. So let us define first what is moment of force, and before defining what is moment of force we need to talk about some basics. मैंने ऑलरेडी बता दिया तो आई विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ थ्योरी हियर नाउ. हमको ऑलरेडी पता है. हमको क्या पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा. अगर अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हुआ तो इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कैन प्रोड्यूस लीनियर मोशन. इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, राइट? बट इन एडिशन अ फोर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस rotational motion. The capability of a force to produce rotational motion is called as moment of force or torque. Now, अब ये टॉर्क हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द केस ऑफ अगेन डोर, क्योंकि ये रियल लाइफ में सबसे ज्यादा आप देखते हो. तो दिस इज द डोर. लेट अस से ये डोर है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज समवेयर ओवर हियर.
ये आ गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो। नाउ डोर को अगर ओपन करना है, व्हाट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस, देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। तो किसी एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करोगे, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, इस पी पॉइंट का एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे आर, और इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर बार। द डिस्टेंस ऑफ point of application of force from the axis of rotation is called as position vector, right? तो वापस बता रहा हूं, a vector drawn from axis of rotation to the point of application of force is called as position vector. It is called as position vector क्योंकि आगे जाके और एक डिस्टेंस डिफाइन होगा। The vector drawn from axis of rotation to point of application of force is called as position vector. Good. अब I mean in real life हम सोचते नहीं है इतना, but from now onwards we will think. अब दरवाजा खोलते वक्त क्या हम हमेशा ऐसा देखेंगे कि दरवाजे को परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है? नहीं, यू कैन चलते चलते ऐसे धक्का देते, राइट? तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द फोर्स अभी जिस लाइन के अलोंग आप फोर्स अप्लाई करोगे, द लाइन अलोंग विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन, है ना? दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। कभी भी रियल लाइफ में भी घर पे गए दरवाजा खोलते वक्त, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि हम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत रेयर सिचुएशन। नॉर्मल में हम क्या करते हैं, हम चलते चलते ऐसा धक्का देते, तो वी अप्लाई अ फोर्स इन सम रैंडम डायरेक्शन। वो जो डायरेक्शन है अलोंग विच द फोर्स इज अप्लाइड उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन। सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आगे जाके अगर इसमें से कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो गए, बिकॉज देन इट्स डिफिकल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन बताओ। दूसरा, लाइन ऑफ एक्शन इज द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स, द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। नाउ पोजीशन वेक्टर और लाइन ऑफ एक्शन में एंगल बना, इस एंगल को बोलेंगे थीटा। वैसे तो दो एंगल है, एक ये है एक बाहर का भी है, तो हम स्मॉलर एंगल लेते हैं, द स्मॉलर एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो याद रखना ये स्मॉलर एंगल लेना है, अदरवाइज यू विल टेक दिस एंगल, ये बाहर वाला एंगल, नो, यू हैव टू कंसीडर ओनली स्मॉलर एंगल। अब इन केस अगर आपने डोर ओपन करते वक्त, मान लो दिस इज डोर, माय हैंड इज डोर, डोर ओपन करते वक्त अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फोर्स लगाया होता, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यस, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का डिस्टेंस से मिनिमम होता, मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? अगर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट, वहां पे फोर्स आपने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लगाया है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का जो डिस्टेंस है ये मिनिमम है, करेक्ट, राइट? बट इन केस इमेजिन दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, इमेजिन आपने परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाया। पहला केस क्या था, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यहां पे डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मिनिमम डिस्टेंस था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, समटाइम्स यू अप्लाई फोर्स इन सम अदर डायरेक्शन, राइट? तो अब यहां पे आपका एक्सिस है, समवेयर ओवर हियर इज एक्सिस, तो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से एक्सिस तक का डिस्टेंस इज नॉट मिनिमम, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। तो अ लाइन ड्रॉन या फिर द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन
to line of action is called as moment arm. तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म डिनोटेड बाय एस. ये एंगल है आपका 90. ओके, तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन. इतना अगर समझा है तो फाइनली अभी आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क क्या होता है ये समझना. मैंने पहले ही बताया, फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन. यहां पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, राइट? एंड द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस रोटेशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. तो टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं? टॉर्क को डिफाइन करने के लिए इट इज इजी. टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. तो मोमेंट आर्म क्या है पहले ये पता होना चाहिए था. तो टॉर्क व्हिच इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and minimum distance of force या फिर minimum distance from the axis of rotation to the point of to the line of action, right? Good. Force into s, क्योंकि moment arm क्या है? s. r क्या था? Position vector. r was not moment arm in this case. मैंने बता दिया आपको moment arm और position vector equal कब होगा? When you apply फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. गुड. तो अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज एस. व्हाट इज साइन थीटा? बाय डेफिनेशन अपोजिट साइड. थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? एस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? आर. वेरी गुड. तो एस इक्वल टू आर साइन थीटा. ये जाएगा यहां पे एफ आर साइन थीटा, राइट? Do you remember what was A bar cross B bar? AB sin theta. Magnitude of cross product of A bar and B bar was AB sin theta. तो यहाँ पे टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से. It is called as tau. It is not tau, it is tau. Okay, it is tau. तो tau equal to R bar cross F bar is nothing but torque और moment of force. और याद रखना मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ सिंगल फोर्स, क्योंकि एक ही फोर्स ने रोटेशन प्रोड्यूस किया. समटाइम्स यू मे हैव टू फोर्सेस प्रोड्यूसिंग रोटेशन. जैसे सिंपल, अगेन अ सिंपल केस. लेट अस टेक, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स लगा दिया एक एंड पे, दूसरा फोर्स लगा दिया दूसरे एंड पे, बट अपोजिट, राइट? आपको याद होगा टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस कैंसल ईच अदर. हाफ स्टोरी. कंप्लीट स्टोरी इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट कैंसल्स ईच अदर. यहाँ पे एक फोर्स एक एंड पे है, दूसरा फोर्स दूसरे एंड पे है, इक्वल है बट अपोजिट है. इट विल प्रोड्यूस रोटेशन. तो उस केस में कितने फोर्सेस ने रोटेशन प्रोड्यूस किया? दो. तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि वहां पे कपल था, दो फोर्सेस थे. यहाँ पे कितना फोर्स है? एक है. एक फोर्स ने जब रोटेशन प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स, दो ने प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ कपल. एक फोर्स ने प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और दो ने प्रोड्यूस किया तो मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क. उसको भी टॉर्क बोलते हैं, राइट? सिर्फ डेफिनेशन चेंज होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन चेंज होगा. सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन हाउ टू डिफाइन मोमेंट ऑफ कपल. ओके, so that's it for today.